नी रूल, कंपनी रूल के बाद जो है क्राउन रूल, क्राउन रूल के बाद जो है भारत संशोधन अधिनियम, सॉरी भारत रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब ने देखा था। उसके बाद हमने फाइनली भारत को आज़ाद कराया था। आज़ाद कराने के बाद जो है दूसरे लेक्चर में हमने संविधान को बनाया, ठीक है, मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि जो ड्राफ्ट हुआ है या फिर संविधान जो है उसमें से कौन कौन चीज जो है इम्पोर्टेंट, जो कमिटियां थी उनके अध्यक्ष कौन थे और उनका कार्य क्या था। उसके बाद हमने देखा था प्रियम्बल के बारे में, ठीक है। जब हमने प्रियम्बल देख लिया था तो उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, ठीक है, शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। आपको पता है कि जब मूल संविधान जो हमारा स्टार्टिंग का संविधान जो लिखित संविधान था, जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन समय समय पर कथित कारण के कारण जो है इसमें समय समय पर बदलाव किए गए और अभी के जो डेट में है वो 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन समय आया कि आप इसमें से 9, 10, 11, 12 चार अनुसूचियां क्यों जोड़ा गया, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए चर्चा कर लेते हैं कि ये अनुसूचियां कब जोड़ी गई, ठीक है, ये अनुसूचियां कब जोड़ी गई। जब दोबारा से इसे पढ़ेंगे दोबारा भी हम समझ लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, 2 बार अगर हम इस चीज को देख लेंगे तो याद होने का चांस जो है बढ़ जाता है। तो देखिए 9वां जो आपका अनुसूची है यानी शेड्यूल 9 जो है वो जोड़ा गया था फर्स्ट अमेंडमेंट में, और फर्स्ट अमेंडमेंट कब गया था, 1951 में, ठीक है। उसके बाद जो 10वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई वो जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन यानी 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 1985 में। उसके बाद बात आती है 11वां जो अनुसूची यानी 11वां शेड्यूल जो है वो जोड़ा गया आपका 1992 में। 2 शेड्यूल जोड़े गए, ठीक है, एक तो 11th एक 12th, ठीक है। तो ये जो था वो आपका था, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट और ये था 74th अमेंडमेंट। तो याद रहेगा 52, 53, 73 एंड 74, 9, 10, 11, 12। अब आइए एक एक करके शेड्यूल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पहले शेड्यूल्स में क्या है। पहले अनुसूची में याद रखना है, ठीक है, जो पहली अनुसूची है ये यानी फर्स्ट अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची में क्या लिखा गया है। देखिए अगर पहली अनुसूची की बात करें तो भारत के अंदर यानी भारत के सभी राज्यों, आपको पता है कि भारत में जो है न्यूट्री पावर चलती है, जहां पे जो है संघात्मक शक्ति ली गई है, कहां से, कनाडा से। यानी भारत जो है एक संघ है, किसका, राज्यों का। तो इन राज्यों के नाम का जो वर्णन है और इनका जो विकास क्षेत्र है उसको ही लिखा गया है शेड्यूल 1 में, ठीक है, इसको ही लिखा गया है शेड्यूल 1 में। क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है द नेम ऑफ, आजादी के समय कुछ बात कर लेते हैं, नाम क्या होगा, जैसे आप बिहार बंगाल असम समझते हैं वैसे इनका एरिया क्या होगा, ठीक है, ये इनका डिस्ट्रीब्यूट मतलब इनसे क्या क्या एरिया है वो। अब आपको पता है कि आजादी के टाइम, एट द टाइम ऑफ आजादी यानी एट द टाइम ऑफ फ्रीडम, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम जो है कितने स्टेट थे, उस टाइम थे 14 स्टेट, ठीक है, और 6 यूनियन टेरिटरी। तो क्वेश्चन पूछता है भारतीय मूल संविधान में कितने राज्यों का और कितने यूनियन टेरिटरी का वर्णन है। तो आप याद रखिएगा भारतीय मूल संविधान में जो है 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी हैं। अभी के डेट में जो है कितने हैं, फटाफट कमेंट करके बताइएगा कितने हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे अभी के डेट में जो है 28 स्टेट, ठीक है, और 8 यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज हैं। देखिए 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी, जी नहीं, 9 यूनियन टेरिटरी नहीं है, गलत है, आप इस चीज को ध्यान दे दें। मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी 2020 से दादरा नगर हवेली प्लस, ठीक है, दमन एंड दीव, ये जो दो यूटीज थी, ठीक है, इनको मर्ज कर दिया गया है। अब ये एक यूटीज कहलाएंगे, इसलिए जो है यूटी की संख्या 8 ही रह गई है लद्दाख के बनने के बाद, ठीक है, लद्दाख के बनने के बाद। और जम्मू कश्मीर टूटा तो 2 बने, जे से कौन बने, एक तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो उधर एक बढ़ा है तो इधर से जो है एक हमने कम किया हुआ है, कब से, 26 जनवरी 1900 सॉरी 2020 से। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है, ठीक है, दूसरा ये, और तीसरा बनेगा अभी के डेट में कितने हैं। अगर अभी के डेट में इतने हैं तो इसमें से किसको किसको मर्ज किया गया है, तो याद रखिएगा दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को, ठीक है। अगर बात कर ले तो ये जो डिस्कशन होती है ये होता है हमारा आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक जो है इसका डिस्कशन करेंगे हम। जो पार्ट्स पढ़ेंगे तो पार्ट में हम इसका डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। 239 ए के तहत जो है दिल्ली को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त है जिसको बोला जाता है एनसीटी, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है या फिर स्टेट है। तो आप याद रखिएगा इनका भी जो नाम वर्णित है
वो बने थे यूटी में ही, लेकिन इसको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है 239 आर्टिकल के तहत। ठीक है तो यूटीज, लेकिन इसको स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है एनसीटी का, इस आर्टिकल के तहत। एनसीटी का मतलब होता है नेशनल कैपिटल, ठीक है, सिटी में आता है एनसीआर। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, मान के चलिए आपका कैपिटल है, कैपिटल के जो बाहर आउटर साइड में जो एरिया है इसको बोला जाता है एनसीआर। और ये जो आपकी न्यू दिल्ली है ये आपके देश की राजधानी है, और इसी राजधानी को प्रिजर्व करने के लिए यानी स्पेशल मान्यता दिया गया है किसका, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का। ठीक है, तो आप पूछे दिल्ली किसमें निहित है, तो दिल्ली बिल्कुल पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल में निहित है। ठीक है, कितने हैं टोटल, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 8 यूटीज। क्लियर है पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या कहता है, दूसरी अनुसूची ये कहता है भारत के विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों का जो विवरण है वो दिया गया है आपके अनुसूची 2। गवर्नमेंट के ऑफिशियल कौन कौन से होंगे इसके ध्यान देने वाली बात है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल होंगे, एक तो होंगे प्रेसिडेंट, ठीक है, दूसरे नंबर पे होंगे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है इसी में आ जाता है। ठीक है, चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, विधान परिषद, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैग को, ठीक है, इसी में हम शामिल करते हैं कैग को। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उसके बाद अटॉर्नी जनरल को भी शामिल किया जाता है इसी में, अटॉर्नी जनरल। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो है इनका जो वेतन है, ठीक है, उसको बोला जाता है रिटेनर। संविधान में जो शब्द निहित है उसको बोला जाता है रिटेनर। ठीक है, और ये रिटेनर किसके द्वारा तय किया जाता है, ये तय किया जाता है बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन जो प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर को जो पैसा दिया जाता है यानी जो सैलरी दी जाती है उसका जो है एक्चुअल में नाम जो मेंशन है वो सैलरी मेंशन नहीं है संविधान में। संविधान में मेंशन है, उसको बोला जाता है इमोलुमेंट्स, इसको बोला जाता है इमोलुमेंट्स यानी उपलब्धि। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के। ठीक है, उसके बाद जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। उसके बाद है इसी में शामिल करते हैं हम कैग को, इसी में शामिल करते हैं हम अटॉर्नी जनरल, ठीक है, जो लॉ ऑफिसर है हमारे, उसी में शामिल करते हैं हम सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इनको जो सैलरी दी जाती है उसको रिटेनर कहते हैं, और ये डिसाइड किया जाता है प्रेसिडेंट के, डिसाइड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और जो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर को जो सैलरी मिलती है उसको बोला जाता है इनवॉल्वमेंट यानी उपलब्धि। तो हमने शेड्यूल 1 देख लिया, शेड्यूल 2 देख लिया, शेड्यूल 3 के बारे में चर्चा करते हैं। शेड्यूल 3 यानी अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या गया है कि अबाउट द ओथ ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, अब डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल कौन कौन से होंगे, इसी में हम शामिल करते हैं यूनियन मिनिस्टर को, यूनियन मिनिस्टर्स, ठीक है, प्रेसिडेंट, किसके किसके बारे में, ऑथ के बारे में बात किया गया है। उसके बाद इसी में हम शामिल करते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव डिवीजन, ठीक है, यानी जो विधानमंडल के जो है सदस्य हैं उनका जो ओथ है यानी जो शपथ है वो, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनको भी ओथ दिलवाया जाता है यानी इनको भी शपथ ग्रहण इनका भी होता है। लेकिन किन किन को कब कब शपथ किसके द्वारा दिलवाया जाता है ये हम आगे चर्चा करेंगे जब हम इनके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। अगर यहाँ हम बात करते हैं तो वीडियो अननेसेसरी जो है लंबी हो जाएगी, तो इसको हम वहां बात कर लेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा प्रेसिडेंट का जो ओथ है वो डिस्कस है आर्टिकल 60 में, ठीक है। उसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का जो है निहित है आर्टिकल 69 में। जो गवर्नर है, गवर्नर का जो आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि इनका भी शपथ ग्रहण होगा और ये होगा आर्टिकल 159 के तहत, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से उनको बताइए
जिनका जो है शपथ ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको जो है शपथ नहीं दिलवाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के चेयरपर्सन। क्योंकि आपको पता है कि जो उसमें जो लोकसभा का स्पीकर होता है, सो राज्यसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का स्पीकर। तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसमें बहुमत दल में जो जिसकी सरकार बनती है उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को जो है लोकसभा का स्पीकर बनाया जाता है। और राज्यसभा में सेम कंडीशन है, क्योंकि आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो है वो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है। तो पदेन अध्यक्ष होता है तो ऑलरेडी वो कहाँ ओथ ले रहा है अपनी, वो पहले ही ओथ ले चुका है किसमें, आर्टिकल 69 के तहत, वाइस प्रेसिडेंट के तहत। ठीक है, तो उनको दोबारा से ओथ नहीं दिलवाई जाती है। ठीक है, उनको दोबारा से जो है ओथ नहीं दिलवाई जाती है। शेड्यूल 4, शेड्यूल 4 के बारे में बात कर लेते हैं। शेड्यूल 4 क्या कहता है। शेड्यूल 4 में ये लिखा गया है कि एलोकेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज। देखिए, जो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो आवंटन कैसे किया जाएगा, उसका जो मेंशन है वो मेंशन है अनुसूची 4 में। को पता है कि अब यूटी में जो है 3 याद रखिएगा, यूटी में है दिल्ली आता है। ठीक है, उसके बाद है पौंडीचेरी और अब आएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो अभी इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, तो इसका निर्धारण उस वहां के जनसंख्या पे, जहां जितनी जनसंख्या होगी उसी के हिसाब से जो है राज्यसभा के सदस्यों का जो है एलोकेशन होगा कि वहां के जो है राज्यसभा कितने भाग लेंगे। जहां जितनी जनसंख्या वहां उतने राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, जहां जितनी जनसंख्या उतनी ही राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, फिलहाल के तौर पे जो है अभी हम जो डेटा लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं 1971 के जनगणना के तहत। अभी तक वही फॉलो किया जा रहा है और आगे 2026 तक वही फॉलो किया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं शेड्यूल 5 के बारे में। ठीक है, शेड्यूल 5 क्या कहता है, यानी शेड्यूल 5 के तहत क्या कहा जाता है। इसमें है अबाउट एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द स्टेट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब। यानी जो अनुसूचित एरिया है और जो है अनुसूचित जनजाति है उस पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। सूची को 5 भागों में विभक्त किया गया है। पहले जो 4 भाग हैं वो बताते हैं अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में। यानी याद रखिएगा कि इसको भी जो है डिवाइड किया गया है, इसको भी जो है डिवाइड किया गया है 5 भाग में। पहले 4 भाग बताते हैं कि जो है अनुसूचित क्षेत्र का जो है, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र हो वो कौन से होंगे, और जो 5 हैं वो बताते हैं कि उन अनुसूचित जनजातियों पे प्रशासन और जो है नियंत्रण के संबंध में जो है प्रावधान जो है वो अनुसूची 5 में दिए गए हैं। अब बात आती है अनुसूची 6 की। अब इसमें है कि इसमें दिया गया है कि इसमें स्पेशल प्रोविजंस हैं किसके लिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो है कंट्रोल है उसके जो उपाय दिए गए हैं किसके लिए, जनजातियों के क्षेत्र के लिए। तो इसमें आप याद रखिएगा इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं असम या फिर असम, सोम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम के सीमाओं के अंतर्गत, कि सीमाओं के अंतर्गत जो जनजातियां आती हैं, ठीक है, जो जनजातियां आती हैं, ठीक है, उन जनजातियों का जो क्षेत्र है और उस पर जो कंट्रोल है और उस पर जो प्रशासन का जो है संबंधित जो उपाय हैं वो दिए गए हैं शेड्यूल 6 के तहत, शेड्यूल 6 के तहत। ठीक है, शेड्यूल 7 क्या कहता है, ठीक है, शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 इसको आप ऐसे बोल दिए आर्टिकल 246 याद रखिएगा, इसी से निहित है बिल्कुल आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि आर्टिकल 7 कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दिए गए हैं। पहला लिस्ट दिया गया जिसे बोला जाता है यूनियन लिस्ट, दूसरा जो है उसे बोला जाता है स्टेट लिस्ट, और तीसरा जो है उसे बोला जाता है कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ऊपर की जो दो है यानी यूनियन एंड स्टेट है, इसको तो हमने अडॉप्ट किया है किससे, 1935 के रेगुलेटिंग एक्ट से। लेकिन ये जो समवर्ती सूची है, इस समवर्ती सूची को हमने कहां से अडॉप्ट किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है। अब बात आती है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो मैं आपको बता दूं कि संघ में जो है टोटल जो है सब्जेक्ट जो है वो 100 है। अगर नंबर वाइज देखा जाए तो नंबर जो है वो 97 है। स्टेट में अगर हम बात करें तो स्टेट में जो है कुल 61 सब्जेक्ट है। ठीक है, 61 सब्जेक्ट है, जो पहले 66 हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन बाद में इसको जो है 46वां संविधान संशोधन 1976 जब हुआ, तो इसमें से जो 5 सब्जेक्ट निकाल के जो है कॉन्करेंट लिस्ट में जोड़ दिए गए। ठीक है, तो वो 5 जो मैं आगे आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि वो 5 कौन से हैं। तो अभी याद कर लीजिए कि अभी जो है कितने हैं, 66 है। अभी कितने हैं, 61 है, पहले कितने थे, 66। तो अगर पूछे कि 42वां संविधान संशोधन से पहले कितने सब्जेक्ट थे, तो 66, और उसके बाद कितने हैं, तो 61, और समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में कितने हैं, तो देखिए अभी फिलहाल के लिए 52 है, लेकिन पहले 47 हुआ करते थे। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, और ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से बताइए कि यूनियन लिस्ट के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो याद रखिएगा यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, इसको आप बोलिए संघ सूची, इसको हम बोलते हैं संघ सूची। तो इस पे आप याद रखिएगा, इसमें आता है आपका डिफेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरक्षा, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरक्षा। उसके बाद याद रखिएगा मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर, इससे रिलेटेड कोई भी कानून बना होगा तो कौन बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। मिलिट्री पावर जिसको बोलते हैं सैन्य बल, आपको पता है सैन्य बल 3 है हमारे पास। ठीक है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। ठीक है, इसके बाद एक याद रखिएगा न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा। अगर इससे रिलेटेड कोई कानून बनेगा तो कौन बनाएगा, वो बनाएगा केंद्र में बनेगा। ठीक है, उसके बाद मिनरल्स, मिनरल्स, मिनरल्स के बाद जो सीबीआई है यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन यानी केंद्रीय अन्वेषण विभाग, ये किसके अंदर आता है, ये भी आता है संघ सूची के अंदर। उसके बाद यूएनओ, उसके बाद याद रखेंगे एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, विदेशी। उसके बाद याद रखेंगे एग्रीमेंट, ट्रीटी, एग्रीमेंट एंड ट्रीटीज फ्रॉम फॉरेन, जो विदेशों से हमारी जो है समझौते और जो है होते हैं, या फिर कोई ऐसी ट्रीटी साइन होती है, तो उस पर जो है किसका अधिकार रहता है, वो अधिकार है सेंट्रल का। उसके बाद है वॉर एंड पीस, युद्ध एंड शांति, सिटीजनशिप, नागरिकता, पासपोर्ट एंड वीजा, पासपोर्ट एंड वीजा। उसके बाद याद रखेंगे रेलवे, एयरवेज, वाटरवे एंड पोर्ट, इस पे किसका अधिकार रहता है, इस पे सेंट्रल, इस पे कानून बना होगा तो कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद याद रखेंगे बैंक, इसी में याद रखेंगे फॉरेन लोन, फॉरेन लोन, इसी में याद रखेंगे फॉरेन टैक्सेस। ये सब किसके सब्जेक्ट है, ये सब यूनियन लिस्ट के हैं। अब इसी में क्या पॉइंट याद रखेंगे, इसी में याद रखेंगे आरबीआई, इसी में याद रखेंगे पोस्ट को, ओके, इसी में आप याद रखेंगे स्टॉक एक्सचेंज को भी। उसके बाद याद रखेंगे आप हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च को। इसी में आप याद रखेंगे सेंसस, ये भी यूनियन लिस्ट का पार्ट है। नेशनल मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट्स ये भी जो है यूनियन के पार्ट है। इसके बाद याद रखेंगे आप इलेक्शन, उसके बाद आप याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों, बॉर्डर टैक्सेस, बॉर्डर टैक्स, और इसी में याद रखेंगे यूपीएससी को यानी ऑल इंडिया सर्विस को, ऑल इंडिया सर्विस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है सब्जेक्ट है जो यूनियन के अंदर आते हैं यानी यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। आइए अब इसी में बात कर लेते हैं हम स्टेट लिस्ट के बारे में। तो दूसरा जो हमारा है वो है स्टेट लिस्ट। लिख नहीं पा रहे हैं तो वीडियो जो है दोबारा से जो है ऑनलाइन हो जाएगी यूट्यूब पर, वहां से जाके जो है अपना नोट्स जो भी करना है वो बना सकते हैं। आइए स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में याद रखिएगा पब्लिक सिस्टम, पब्लिक सिस्टम लोक व्यवस्था। उसके बाद याद रखेंगे जेल, कारागार। उसके बाद याद रखेंगे कारागार, इसी में हम रखेंगे जेल को। जेल के बाद हम इसी में रखते हैं हम पब्लिक हेल्थ को,
ठीक है। पब्लिक हेल्थ के बाद इसमें रखेंगे लीकर यानी शराब को, शराब पे जो है जो भी कानून बनेगा वो स्टेट बनाएंगी, ठीक है। रोड्स, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद आप इसी में याद रखेंगे लैंड, ठीक है। लैंड के बाद इसी में याद रखेंगे इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन के बाद इसी में आप याद रखेंगे मिनरल्स डेवलपमेंट, मिनरल्स डेवलपमेंट। पहले जो केवल मिनरल्स है जो मैंने आपको बताया था कि इसमें यूनियन लिस्ट में ये केवल मिनरल्स के बारे में बात करता है, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट है वो किसके अंदर आता है, वो आता है स्टेट लिस्ट के अंदर। तो इस समय जो है बार बार इस कंफ्यूज करता है क्वेश्चन पूछ के कि ये बताइए मिनरल्स जो है किसके पार्ट्स हैं, स्टेट के पार्ट, स्टेट लिस्ट के पास है, ये यूनियन लिस्ट के पास है। तो याद रखिएगा मिनरल्स डेवलपमेंट स्टेट लिस्ट के पास है, और जो आपके जो मिनरल है वो जो है केवल सेंट्रल के पार्ट्स है, सेंट्रल सब्जेक्ट के पास है। इसी में आप याद रखेंगे मार्केट एंड फेयर यानी बाजार एवं मेले, ठीक है, ये भी स्टेट के अंदर आएगा। इसी में आप याद रखेंगे सिनेमा, इसी में आप याद रखेंगे एंटरटेनमेंट, इसी में याद रखेंगे आप पुलिस, पुलिस। इसी में कुछ इंपॉर्टेंट और हैं, दो और लिख लीजिए, रेवेन्यू यानी भू राजस्व, रेवेन्यू के बाद याद रखेंगे आप यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो भी स्टेट का पार्ट है, और इसमें याद रखेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस। तो ये जो पार्ट्स हो गए आपके, ये कुछ इंपॉर्टेंट से सब्जेक्ट हैं जो किसके तहत आते हैं, ये आते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर। अब आइए इसी में देख लेते हैं हम तीसरा जो हमारे पास था कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में याद रखिएगा पनिशमेंट प्रोसेस, पनिशमेंट प्रोसेस। उसी में आप याद रखिएगा मैरिज एंड डिवोर्स, मैरिज एंड डिवोर्स को रखेंगे। इसी में आता है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, न्यायिक व्यवस्था, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद इसमें रखेंगे जस्टिस, इसी में फिर याद रखेंगे फॉरेस्ट, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बाद याद रखेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे याद रखेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल, कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, इसको भी आप स्टार मार्क करके रखेंगे। इसी में आप याद रखेंगे वेइंग एंड मेजरमेंट, नाप तौल, मेजरमेंट, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट रखिएगा एजुकेशन, इसको भी स्टार मार्क। ये जो मैंने 5 स्टार मार्क कराए हैं ये वही है जिनको जो है स्टेट लिस्ट से निकाल के इसमें शामिल कर दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल कर दिया गया। जो 5 इसमें से रिड्यूस हुए, जो 5 इसमें बड़े थे वो जो थे यही वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कुछ याद रखेंगे लेबर वेलफेयर भी आता है, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट भी है, वो भी जो है स्टेट लिस्ट का पार्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है लिस्टेज है। अनुसूची 8 में क्या बताया गया है, अनुसूची में 8 में बताया गया है कि जो भारत के अंदर जो भाषाएं हैं, जो भी भाषा है उसको जो है वर्णित किया गया है, उसका उल्लेख किसमें है, भारत में बोली जाने वाली भाषा को जो उल्लेख किसमें किया गया है वो किया गया है अनुसूची 8 में। देखिए कोई भी भाषा को संविधान में शामिल करने के लिए उसका जो है भाषा का इतिहास होना और साथ के साथ भाषा का जो ग्रामर होना वो बहुत ही जरूरी है। अगर इन दोनों में से है आपके है अगर उस भाषा का, तभी उसको जो है अनुसूची 8 में शामिल किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जो है, ठीक है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषा थी, यानी 14 लैंग्वेज थे। उसके बाद क्या अब कितने हो गए हैं, अब जो है वर्तमान में जो 22 भाषाएं हैं। आइए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। पहले आपको 4 पता होना चाहिए, असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी। 5 नंबर पे याद रखिएगा कन्नड़, कन्नड़ कहाँ की भाषा है, कर्नाटक की। कन्नड़ के बाद काश्मीरी, काश्मीरी के बाद याद रखिएगा मलयालम और मराठी, मलयालम मराठी, ठीक है, मलयालम और मराठी। तो 5 6 7 8, 4 एक साथ, 4 एक साथ, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रखिएगा उड़िया, उड़ीसा की भाषा है, उड़िया जो है उड़ीसा की भाषा है। उड़िया के बाद आप याद रखिएगा संस्कृत, संस्कृत के बाद आप याद रखेंगे पंजाबी, पंजाब की भाषा, तमिल, आंध्र प्रदेश की भाषा, तेलुगु, उसके बाद उर्दू। ये 3 एक साथ और ये 3 एक साथ, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। 9 10 11 12 13 14। अब जो बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई, आइए उसको भी ध्यान से देख लेते हैं, वो 8 भाषाएं क्या है। तो देखिए जो 15वीं भाषा है,
जिसको सिंधी भाषा बोलते हैं। सिंधी सिंधी को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967। उसके बाद एक संविधान संशोधन किया गया 71वां संविधान संशोधन 1992 में। 1992 में 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई। 3 भाषाएं कौन कौन सी है? नेपाली, मणिपुरी, उसके बाद याद रखेंगे कोंकणी। ये 3 भाषा एक साथ जोड़ी गई तो कितने हो गए? 15 के बाद 16, 17 और 18। उसके बाद एक और संविधान संशोधन किया गया जिसको बोला जाता है 19 यानी 92 यानी 92 जो है संविधान संशोधन 2003। इस संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाओं को जो एक साथ जोड़ा गया, वो 4 भाषाएं कौन कौन सी है? पहली भाषा आप याद रखेंगे मैथिली, बिहार की भाषा। मैथिली के बाद आप याद रखेंगे बोडो, बोडो जो है असम और नागालैंड की भाषा। बोडो के बाद जो जोड़ा गया डोगरी, डोगरी जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की भाषा है। और एक भाषा और जोड़ा गया संथाली। ये कहाँ की भाषा है? ये भाषा है झारखंड की। तो अब कितने हो गए? 19, 20, 21, 22। तो टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, टोटल 22 भाषाएं हैं जिसमें भूमि सुधार के कानून बताए गए हैं, यानी लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म। ठीक है, लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ये बताए गए हैं। ये कब जोड़ा गया था? मैंने आपको बताया था 9वीं अनुसूची फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में इसको जोड़ा गया। उसके बाद बात कर लेते हैं 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल के बारे में। 10th शेड्यूल बताता है कि एंटी डिफिक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल पे रोक का कानून। ये कब हुआ था? 52nd अमेंडमेंट 1980। क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसकी सरकार में जो है ये ऐड किया गया 10th शेड्यूल। तब याद रखिएगा इस टाइम जो हमारे पीएम थे वो थे राजीव गांधी। ठीक है, और इस टाइम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछने 11 शेड्यूल में ये बताया गया है कि जो पंचायत है वो बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी 11 संविधान संशोधन में क्या बताया गया, जो है पंचायत भी है वो हमारा जो है पंचायत भी जो है वो संविधान का भाग बना। ठीक है, पंचायत भी का हमको पता है 73 अमेंडमेंट 1992 सरकार किसकी थी? पीवी नरसिम्हा राव की। शिवा राव के समय में ये जोड़ा गया। और आपको पता है 12 ये कब आया था? ये आया था 74th अमेंडमेंट 1992 सरकार किसकी थी? पीवी नरसिम्हा राव की। तो ये थे शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम बात करेंगे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, और पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है।